ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म रेडिएशन? देखिए, रेडिएशन का बेसिक मतलब होता है, मैंने जैसे आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी समझाया था, हमें फर्क नहीं पड़ता कि मॉलिक्यूल तक हीट पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। हमारे लिए प्राइम मोटिव क्या है? हमारे लिए हमेशा प्राइम मोटिव रहता है कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रेडिएशन को पहुंचना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसके लिए भी कुछ चीजें समझाता हूँ, क्योंकि रेडिएशन में सिंगल एक कंपोनेंट नहीं आता, तीन चीजों से 100% रेडिएशन बनती है। मतलब एक गिवन एनर्जी तीन फैक्टर कर सकती है। इसको समझने के लिए मैं काम करता हूँ, बिफोर आई गेट ऑन टू द रेडिएशन पार्ट, मैं एग्जांपल देता हूँ कि लाइट के केस में बात करिए। लाइट भी एक एनर्जी सोर्स है, ठीक है? तो लाइट आ रही है, लाइट आएगी तो लाइट क्या क्या कर सकती है? लाइट के ऊपर तीन प्राइमरली फंडामेंटल लगते हैं। मतलब मान लो यहाँ पर इस रूम में कहीं शीशा लगा हुआ है, ठीक है? तो उस शीशे के बाहर सूरज है, सूरज की रोशनी आ रही है। अब क्या क्या प्रोसेस होते हैं? तीन प्रोसेस होते हैं। पहला रिफ्लेक्शन, क्योंकि कांच है तो मेरे को थोड़ी सी अपनी रिफ्लेक्शन दिखने वाली है, तो क्या होगा, जो भी हीट रेज आएंगी वो कहीं ना कहीं ग्लास को जाके हिट करेंगी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला काम क्या है? रिफ्लेक्शन। तो कोई भी एनर्जी रेडिएशन के बारे में बात करें, वो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? पहला है रेडिएशन और रिफ्लेक्शन, आई एम सो सॉरी, पहला है रिफ्लेक्शन। दूसरा, वो लाइट कहीं ना कहीं उतनी इंटेंसिटी में अंदर नहीं आती, तो कुछ लाइट अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाती है। तो नेक्स्ट थिंग कम्स अप एज एब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड इज, वही लाइट अंदर भी आ रही है, तभी तो आप बाहर की चीजें अंदर से देख सकते हो। तो वो प्रोसेस क्या है? उसको हम बुलाते हैं ट्रांसमिशन। इसी चीज को हीट रेडिएशन की तरह कंसिडर करो। अब उसी सूरज से जो लाइट आ रही है, उसी सूरज से हमें हीट भी मिलने वाली है। तो हीट में भी यही होता है, हम कांच लगा देते हैं तो कुछ हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ हीट, क्योंकि वो कांच थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा, मतलब वही हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब भी हो गई और आपको अंदर रूम के दिख भी रही है, फील भी हो रही है हीट। तो वो हीट क्या है? ट्रांसमिशन। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच गया। मतलब इन तीनों प्रोसेस को अगर हम इकट्ठा करें तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। करेक्ट है? इसीलिए इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इनके कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट आता है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको डिनोट करते हैं लेटर आर से, ठीक है, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर क्या कहता है? एनर्जी या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन टोटल एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन टोटल एनर्जी। सही है? समझ में आ रहा है? वही ऐसा ही एक कोएफिशिएंट और क्या होगा? सेम एब्जॉर्प्शन का होगा। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल एनर्जी। And last is coefficient of transmission, small d। इसको क्या लिखेंगे? एनर्जी ट्रांसमिटेड अपॉन टोटल एनर्जी। एनर्जी ट्रांसमिटेड अपॉन टोटल एनर्जी। ठीक है गाइस? तो ये क्या आ गया हमारे पास? टोटल कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि किस तरीके से हम लोग एक कोएफिशिएंट लिख रहे हैं। मैं इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, देन वी विल टॉक फर्दर। राइट, अब इन तीनों चीजों को कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो, मैं काम करता हूं, मैं इसमें थोड़ा सा और चीज देता हूं। ऐसे लिख दूं क्यू आर बाय क्यू, क्यू ए बाय क्यू और क्यू टी अपॉन क्यू। सही है ना? तो क्यू टी मतलब हीट ट्रांसमिटेड, क्यू ए मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड, क्यू आर मतलब हीट रिफ्लेक्टेड। सो अगर मैं कभी भी इन तीनों चीजों को ऐड कर दूं, ए प्लस आर प्लस टी, तो क्या मिलेगा मुझे? क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू। सही है? तो अगर मैं सबको ऐड करूं, नीचे एलसीएम सबका सेम ही आएगा। सो क्यू आ गया, तो ये क्या आ गया? हीट एब्जॉर्ब्ड plus heat reflected plus heat transmitted, which is nothing but the total heat itself
तो क्या हो जाएगा, A प्लस R प्लस T विल गिव यू 1। ठीक है, 1 मतलब 100% एनर्जी हो गई। सो एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऐड कर ले तो आंसर क्या आएगा, दी 100% हीट एनर्जी। इसलिए इन तीनों कोएफिशिएंट्स का एडिशन 1 के बराबर रहेगा। ठीक है, एवरीवन गॉट दिस, कूल इनफ। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए एवरीवन। अब इसके अलावा व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट कम्स अप, तो यहाँ पर और भी चीजें आती हैं कि हाँ यार ठीक है चलो ये तो बेसिक बात हो गई कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, कितनी ट्रांसमिट हो रही है, और उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना। तो क्वेश्चन अराइजेस, द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज कि इनका यूज क्या है, ये रेडिएशन को हम लोग एनर्जी को लिखते कैसे होंगे। ठीक है, तो यहां पर एक टर्म यूज होती है दैट इज नोन एज एमिसिव पावर। एमिसिव पावर, E, एमिसिव पावर। अब पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, है ना, या वर्क डन पर यूनिट टाइम बुलाते हैं। अब ये एक्चुअली फॉर्मूला एमिसिव पावर का बोलते हैं। ठीक है, लिखते पावर है पर बात इंटेंसिटी की कर रहे हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया। ठीक है, कितना इंटेंस है, इंटेंस मतलब उतने एरिया में कितना पावर यूज हो रहा है ना। मैं पंच करूं और मैं धक्का मारूं और मैं पंच करूं, फर्क है ना। कौन से ज्यादा इंटेंस लगेगा, पंच, है ना। तो ये नहीं लगेगा, ये लगेगा, मेरे को भी फील होगा और वहां पे भी लगेगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पावर उतनी है लेकिन सिंस एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी ज्यादा होगा। इसलिए किसी को थप्पड़ मारो और किसी को मुक्का मारो तो मुक्का ज्यादा जोर से लगेगा। ठीक है, कम एरिया मार रहे हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटमैन 2। ठीक है, एंटमैन की पावर उतनी है, जब वो छोटा हो जाता है तो किसी को पंच करता तो उड़ता वो कुछ जाता है, वो तो इतना सा है। ये तो वही हुआ कि मक्खी आगे हिल गई, मेरे को लगी, है ना, तो मेरे को तो कुछ होता भी नहीं है, मच्छर काटेगा था ठाच वो खुद ही मर जाएगा, है ना। लेकिन एंटमैन मुक्का मारता तो भाई साहब बंदा उड़ता जाता है। तो क्या हो रहा है वहां पर ये हो रहा है कि वो उस कंडीशन में पावर उतनी ही यूज कर रहे हैं लेकिन एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है। एंड दैट माइट बी द रीजन कि अगर एंटमैन बहुत तेजी से मूव करे, पुश किया जाए, तो शायद हो सकता है कि वो आर पार चला जाए। ठीक है, तो एंटमैन चाहे तो वो लोगों को मार भी सकता है, सुपर हीरो है ना, मार तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, डेडपूल थोड़ा है। हाँ चलो, तो एमिसिव पावर के बारे में बात करते हैं। एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या आ जाता है, E इज इक्वल टू Q अपॉन T। क्या होगा, पावर इटसेल्फ, है ना, बेसिक पावर। लेकिन मैंने क्या बोला, नाम पावर है, काम इंटेंसिटी का है, तो मतलब पावर अपॉन एरिया। Q बाई T पावर है, पावर अपॉन एरिया आ गया। एमिसिव पावर का फॉर्मूला बन जाता है हीट गिवन आउट per second per meter square. The amount of energy you are emitting per meter square per second is known as emissive power. ये क्या चीज है, इसको ऐसे मत समझिए, इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए मैं ये पेंसिल को मान लीजिए आयरन की है, उसको बहुत ज्यादा गर्म कर देता हूं तो वो कितनी लाइट या कितनी हीट एनर्जी एमिट कर रहा है, ये हम कैसे निकालेंगे, कितनी एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, उसकी जितना भी एरिया क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, कितना निकाल रहा है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कितनी उसकी एमिसिव पावर है। ठीक है, एरिया और कम होता रहेगा और उतना ही टेम्परेचर बनाए, उतनी हीट एनर्जी देते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा एमिसिविटी बढ़ने वाली है। करेक्ट बात है ना, ये पेंसिल इतनी है, इसका एक आगे का स्मॉलर सेक्शन अगर मैं निकाल दूं तो पेंसिल इतनी सी है ना, ये भी इसके अंदर भी उतनी एनर्जी है और इसके अंदर भी पूरी इतनी एनर्जी है। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन रहेगा तो सिनेरियो में क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली छोटी चीज अगर उतनी एनर्जी कैरी कर रही है तो आप सोचिए वो कितनी एनर्जी इमिट करेगा। सही बात है ना, तो लॉजिकली सही है, कॉन्सेप्चुअली भी सही है, समझ में भी आ रहा है, क्योंकि वो उतनी एनर्जी उतने से छोटे से पैकेट में कंजर्व किया हुआ है ना। तो ये उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी इमिसिव पावर बहुत स्ट्रांग होगी। वही चीज मैं यहाँ पर फॉर्मूला बेसिस पे ले रहा हूँ। और एक ये चीज है जो इस पूरे चैप्टर में घूमती है, अलग 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 सिनेरियोस दिखाएगा, बट प्राइमरली वी आर गोना टॉक अबाउट एमिसिव पावर इन द एंटायर चैप्टर सो फार। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पर एक और चीज बात करते हैं, जब यहां तक बात कर ही ली है तो एक और बात कर लेते हैं। यहां पर एक टर्म आती है दैट्स नोन एज किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, क्या बोलेंगे रशियन भैया, है ना, किरचॉफ्स लॉ क्या कहते हैं। किरचॉफ लॉ कहता है
बहुत ही सिंपल बात, गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर। सही बात है, गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर। ओके, बताता हूं, बात करता हूं मैं। I'll take your doubts, don't worry. हाँ, good absorber is a good emitter. इसका एग्जाम्पल देने से पहले लॉजिकल हीट के इस पर्सपेक्टिव एग्जाम्पल देने की बजाय मैं एक कॉमन डे टू डे लाइफ वाला क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, आपकी क्लास में अगर आपको कोई डाउट पूछना है, टीचर से नहीं पूछ सकते हैं तो किससे पूछेंगे? टॉपर से। सही बात है ना? या फिर तुम्हें पता कि ये शार्प बंदा है, इससे पूछते हैं। सही बात है। बस क्यों? क्योंकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब करता है चीजों को, है ना? क्वेश्चन आता है, इधर आंसर दे देता है। इज अ गुड एब्जॉर्बर। सो अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर टू, है ना? अच्छे स्टूडेंट होगे तो अच्छे टीचर भी बन सकते हो तुम। सो अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर। यही चीज हीट के पर्सपेक्टिव में भी चलता है। एक गुड एब्जॉर्बर गुड इमिटर भी है। जितनी ज्यादा तेजी से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, उतनी ही तेजी से हीट को बाहर भी निकाल सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज, हम लोगों ने 7th ग्रेड 8th ग्रेड में एक चीज पढ़ी थी, शायद उससे पहले पढ़ाओ कि गर्मियों में ब्लैक शर्ट पहन के बाहर नहीं घूमने का, है ना? क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप गर्मी में ब्लैक कपड़े पहन के बाहर निकलोगे तो उस कंडीशन में तुम्हें ज्यादा गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि ब्लैक सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सारे कलर्स एब्जॉर्ब होने वाले हैं, सारी लाइट जो है वो तुम्हारे थ्रू आएगी और वापस जरा रिफ्लेक्ट बैक ही नहीं होती, इसलिए तुमने, मुझे पता लग जाता है कि तुमने ब्लैक पहना हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। इसने ग्रीन पहना है, कैसे पता लगेगा? ये उसने ग्रीन पहना है, कैसे पता लगेगा? क्योंकि ग्रीन कलर एमिट हो रहा है। इसने लाल पहना है क्योंकि लाल एमिट हो रहा है। यहाँ पे जितने लोगों ने ब्लैक टी शर्ट्स पहनी हुई है, वो सब के कंडीशन में सिंपल सा फैक्टर है, सारी की सारी लाइट वहां जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, मुझे वापस नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में इसलिए वो ब्लैक दिख रहा है। ठीक है ना? दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। ओके, गेटिंग मी, है ना? तो ये नॉर्मल लॉजिक है जो कैसे हम लोग किसी चीज को देखते हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हैं, इसका क्या कलर है, या कलर किस तरीके से हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एनीहाउ, सो गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर। आप ब्लैक टी शर्ट पहन के बाहर जाएंगे ना, तो अब बहुत गर्मी लग रही है, आपको तो लग रही है क्योंकि आपने पूरी हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो आपको तो गर्मी लग रही है। अब आप क्लास में आए और आप बैठ गए, जैसे ही आप क्लास में बैठोगे, आपके साथ कोई अगर बंदा बैठा हुआ है तो उसको भी गर्मी लगने लग जाएगी तुम्हारे साथ, क्योंकि अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर। थोड़ी देर बाद जब वो, क्योंकि वो खुद ऐसे बेचारा लगा भाई बहुत गर्मी है भाई बाहर, तो वो क्या है, क्योंकि उसकी टी शर्ट ने इतनी तेजी से हीट को एब्जॉर्ब किया है, वो उतनी ही तेजी से हीट को एमिट भी करेगा। तो तुम्हें उस तरह से हीट वेव्स फील होने लग जाती है। एक आदमी बुखार हो, उसको तो तुम्हें सामने आके पता लग जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ है रे, भाग जाए तू यहाँ से, है ना? तो वो क्या है, वी स्टार्ट फीलिंग दैट हीट ओवर देयर। आई विल टेक द डाउट्स, डोंट वरी, है ना? वी स्टार्ट टेकिंग द हीट ओवर देयर। तो यही कॉन्सेप्ट है। व्हाइट पहनने से क्या होगा? सारी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कंपैरेटिवली उतने अच्छे इमिट नहीं किया। एक्चुअल में क्या होता है, सिंस उसने एब्जॉर्ब बहुत स्लोली किया, तो वो एमिट भी बहुत स्लोली करेगा। तो वो सिंस एमिट भी स्लोली करेगा, तो साथ वाले को पता नहीं लगेगा कि ब्लैक व्हाइट टी शर्ट कूल, आई एम सो कूल। ठीक है, तो हॉट मतलब जो काले कपड़े पहनेंगे तो वो उनको अपने आप ही हीट फील भी होगी और पास वाले को भी हीट फील होगी। सो अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपने दिमाग में घुसा के रखना है। ओके, तो यही बात आती है बेटा, अब गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर है, ये फंडामेंटल आई एम वेरी पॉजिटिव, सबको समझ में भी आया है। ठीक है, तो इसको हम लोग ए इज इक्वल टू ई भी लिख लेते हैं। मैं ये ए क्या और ई क्या मैं समझाता हूँ। ये ए वो कोएफिशिएंट्स नहीं लेंगे, ए और ई क्या, आई विल टॉक अबाउट इट, बट प्राइमरली कर्शफ लॉ में ए इज इक्वल टू ई कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखने वाले हैं। अब यहां पर सिंस मैंने ये बताया कि काले कपड़े पहने हुए हैं तो कंपैरेटिवली ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करोगे, ठीक है, तो व्हाई दिस हैपेंस एंड इफ दिस हैपेंस व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है, तो यहां पर मैं एक और कॉन्सेप्ट लेकर आता हूं। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ कहता ये इट डील्स विद परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, या इसको कई बार लिख देते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक कंप्लीट ब्लैक चीज होगी तो वो क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सारी की सारी लाइट को
अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और जाने नहीं देगा अपनी तरफ से। परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल इन आउटर स्पेस इज ब्लैक होल, है ना। एनर्जी उसी की तरफ साकिन होती है, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट क्या, वो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को। सो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा तो एनर्जी को इमिट भी तो करेगा। तो इस चीज को अगर किसी ने इंटरस्टेलर देखी है तो बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया। वो इंटरस्टेलर से एक यूनिवर्स से दूसरी तरफ ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब वो वी कॉल इट एज वर्म होल्स, ठीक है। छोड़ो, इतना डिटेल में नहीं बात करेंगे, बट प्राइमरली ये फंडा है कि हम लोग एक जगह से एनर्जी एंटर कर रही है। तो अगर आप देखेंगे, अगर किसी ने वो मूवी बहुत अच्छे से देखी है, तो जब वो एंटर करता है तो वो पिच डार्क थे, वो दे वर एंटरिंग इनटू द ब्लैक होल, ठीक है। तो उनको वहां पर दिखी ब्लैक होल, एक अलग चीजें दिख रही थी। द मोमेंट दे कम आउट ऑफ इट, दे कम आउट ऑफ अ वेरी ब्राइट सन लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो मतलब वर्म होल का एक सेक्शन ब्लैक है, दूसरा वाला लाइट है। वहां का एक तरीके से स्टार की तरह काम कर रहा है। जैसे हमारे लिए स्टार सन है, तो वहां पे उनके लिए स्टार की तरह काम कर रहा है बाकी प्लैनेट्स के लिए। तो वो क्या कॉन्सेप्ट बताया वहां पे, क्या अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर। सो कर्शॉफ लॉ को फॉलो करते हुए, ठीक है, ये वो चीज वहां पे दिखाई थी। तो ब्लैक बॉडी या ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव से स्टीफन्स ने एक बहुत बढ़िया चीज बताई थी। ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उसका एमिसिव पावर भी बहुत ज्यादा होगा। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का अगर एमिसिव पावर निकालना है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी का अगर एमिसिव पावर निकालना है, तो लिख देता हूं एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। एक ब्लैक बॉडी का अगर एमिसिव पावर निकालना है तो एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी का फॉर्मूला आएगा E is directly proportional to fourth power of temperature. This emissive power is always proportional to fourth power of temperature. Fourth power of temperature के proportional रहेगा, ठीक है। अब proportionality constant निकालते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, सिग्मा T पावर 4, है ना। constant of proportionality निकाला और सिग्मा आ गया। This sigma is known as Stephen's constant. अब इतने सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू याद करना बड़ा मुश्किल होता है, और रेडिएशन में स्टीव के कांस्टेंट्स हैं ही बहुत सारे। तो मैंने इसका, जब मैं अपनी क्लास 11 में था तो मैंने इसको ऐसे ही रटा था, तो तुम्हें मैं वैसे ही रटा देता हूँ नंबर। मैंने ये रटा मारा था कि स्टीफन एक कोरियोग्राफर है, ठीक है। कोरियोग्राफर कहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 कभी नहीं बोलते, शुरू करते हैं 5 6 7 8, बस 5.67 × 10⁻⁸ हो जाएगा, ठीक है। 5.67 × 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास स्टीफन का बेसिक लॉ। तो यहाँ पे मैं केल्विन पावर 4 भूल गया, तो प्लीज लिख लीजिएगा, बाय मिस्टेक मैंने सिर्फ वॉट पर मीटर स्क्वायर लिख दिया था, केल्विन पावर 4 भी आना है, ठीक है। तो ये तो आ ही गया। इससे क्या समझ में आ रहा है, केल्विन लिख दिया है। यहाँ पर जब भी आपको कभी भी इंडिविजुअल टेम्परेचर दिए गए तो हमेशा वो कोई भी क्वेश्चन आए तो केल्विन स्केल में कन्वर्ट होगा। वो आप जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, याद ही रख लीजिए, चाहे फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री है, कोई भी टेम्परेचर लिख रहे हैं तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करिए। अनटिल अनलेस चेंज इन टेम्परेचर है तो चेंज इन टेम्परेचर केल्विन स्केल में और डिग्री सेल्सियस स्केल में दोनों में सेम होने वाला है, तो वहां पे फर्क नहीं पड़ता है। पर प्राइमरली हम यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरीके से लिखते रहेंगे। ओके, एक और चीज आती है स्टीफन के इस रूल में, एक बहुत बड़ी कमी थी कि एमिसिव पावर कहीं ना कहीं ये भी तो डिपेंड करती है कि बाहर का सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है ना। ये चाहे गर्म है, क्योंकि कंपैरेटिवली आउटर टेम्परेचर के कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर भी उतना ही होगा, तो फिर क्या होगा, ये तो नॉर्मल टेम्परेचर है, ठंडी है भाई, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। दैट्स द की ओवर हियर, है ना। तो यहां पर आया स्टीफन्स लॉ थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आया, कुछ फर्क नहीं है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहता है यार एमिसिव पावर जो है वो सिग्मा T पावर 4 माइनस T सराउंडिंग पावर 4 के बराबर होता है। सिग्मा T पावर 4 माइनस T सराउंडिंग पावर 4 है। TS और कुछ नहीं बल्कि सराउंडिंग टेम्परेचर है। क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर है, सही बात है ना। जब भी कंपैरिजन होगा तो सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ कंपैरिजन होगा,
क्या बुलाते हैं हम इसको? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। प्राइमरीली आप क्या इस बात समझे कि जितना ऑब्जेक्ट ब्लैक होगा उतना ज्यादा उसका एमिसिव पावर स्ट्रांग होगा। इसका मतलब जब भी कंपैरिजन होगा तो हमेशा सबसे ज्यादा परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगी, है ना, वो ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा एमिसिव पावर कंसीडर करेगा। हेंस कभी भी आप किसी और के साथ कंपेयर करें तो उसको हम लोग टर्म को क्या बुलाते हैं? हम बुलाते हैं एमिसिविटी। एमिसिविटी स्मॉल ई से एक्सप्रेस किया जाता है। एमिसिविटी ई का फॉर्मूला है एमिसिव पावर of an object upon emissive power of black body. Emissive power of an object upon emissive power of black body. It always imply, और ये भी ध्यान रखेंगे कि E का वैल्यू is always less than 1. This implies E का वैल्यू is always less than 1. ऑब्वियसली जीरो नहीं होगा तो मोर देन जीरो भी आ जाएगा। ठीक है, मोर देन जीरो एंड लेस देन 1, ये वाला कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ई का वैल्यू एमिसिविटी का फॉर्मूला क्या होगा? 1 के कंपैरिजन में होगा। इन शॉर्ट ये चीज याद ही रखनी है कि जितना चीजें डार्क होती जाएंगी उतनी ज्यादा उसकी एमिसिव पावर बढ़ती जा रही है, क्योंकि ई का हम लोग डायरेक्टली ब्लैक बॉडी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो कितना है? सिग्मा टी पावर 4 है। ठीक है ना, तो अगर कोई किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो सीधा बोलने का मच हॉटर देन यू। सही है भाई, है ना? कूल है भाई, समझ आया? गुड। सो एमिसिविटी समझ में आ गया हमारे को, स्टीफन्स लॉ समझ में आ गया। अब इसी के ऊपर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं बताना चाहूंगा, इसको हम लोग बुलाते हैं सोलर कांस्टेंट। जो मैंने ऊपर आप लोगों को कर्शॉफ में A इज इक्वल टू E लिखा था, वो ये E था, एमिसिविटी, कि आपका एमिसिव पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी है। ऐसे अगर आप A लिखेंगे तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे एमिसिव पावर है, कितना आप एमिट कर रहे हैं, वहां पे एब्जॉर्बिव पावर होगा। ठीक है, तो जितना आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो वैल्यू देख रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि E इज ऑलवेज इक्वल टू A, मतलब अ गुड एमिटर इज अ गुड एब्जॉर्बर, वही वाली बात आती है, और द अदर वे अराउंड। ठीक है, सोलर कांस्टेंट क्या है? सोलर कांस्टेंट क्या है? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट का, कभी भी हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का एमिसिव पावर निकालना होता है तो हमारे को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, वो कितना है? EB का फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो क्या है? सिग्मा टी पावर 4। मैं अभी सराउंडिंग टेम्परेचर को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं बेसिक स्टीफन्स लॉ यूज कर रहा हूं। ये क्या है? एमिसिव पावर। अगर मैं बोलूं पावर ऑफ सन कितना है, पावर ऑफ सन कितना होगा? T से लिख लो, पावर ऑफ सन हो गया। ये कितना होगा? तो देखो, एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन A इंटू टी। तो मैं चाहूं तो मैं पावर अपॉन एरिया लिख सकता हूं। बेसिकली पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एमिसिव पावर इंटू एरिया, करेक्ट है? हाँ जी। तो पावर ऑफ सन अगर हम लोग लिखना चाहते हैं, सन की पावर कितनी है, सन जितनी हीट रेडिएशन बाहर निकालता है उसकी पावर कितनी है, तो उसकी पावर कितनी होगी? P इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4 इंटू 4 पाई RS स्क्वायर। RS क्या है? रेडियस ऑफ सन। RS क्या है? रेडियस ऑफ सन। अब सोलर कांस्टेंट क्या होता है? मैं अभी आया नहीं हूं। सोलर कांस्टेंट को स्मॉल s से एक्सप्रेस करते हैं। सोलर कांस्टेंट क्या होता है? देखो, मान लो ये सन है, और ये अर्थ है। अब सन से लेकर अर्थ तक का जो डिस्टेंस है मान लो स्मॉल d है, ठीक है। तो जो आपको इंटेंसिटी वहां पे मिलने वाली है, जो इंटेंसिटी ऑफ सन रेज अर्थ पे आके गिरने वाली है, वो कुछ अलग होंगी। वो कितनी होंगी? उसको हम लोग सोलर कांस्टेंट बुलाते हैं। सोलर कांस्टेंट और कुछ नहीं है बल्कि है एस, मतलब सोलर कांस्टेंट, विच इज नथिंग बट
intensity of solar radiations falling on surface of earth. ठीक है, जो कि अर्थ कितनी दूर है सन से, डी डिस्टेंस, डी मीन डिस्टेंस, ऑब्वियसली ये अलग अलग होता है ना, थ्रू आउट द ईयर, हर इंस्टेंट पे, हर जगह पे उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस फ्रॉम द सन अलग अलग होगा। तो ये जो डी ले रहे हैं ये और कुछ नहीं बल्कि मीन डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या हो जाएगा, सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा पावर ऑफ सन अपॉन एरिया, है ना, कितना एरिया स्वाइप आउट हो रहा है, रेडिएशन कितनी दूर तक जा रही है, तो कितना जा रही है 4 पाई डी स्क्वायर, पावर ऑफ सन कितना था, सिग्मा 4 पाई आर एस स्क्वायर इंटू टी पावर 4 अपॉन एरिया कितना होगा 4 पाई डी स्क्वायर, तो 4 पाई कैंसिल, सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला आएगा सिग्मा रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर टी पावर 4 अपॉन डी स्क्वायर। This is the answer to this particular problem. एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। Okay, so the question says a spherical ball of radius 1 centimeter coated with a material having emissivity 0.3 is maintained at 1000 Kelvin temperature and suspended in a vacuum chamber whose walls are maintained at 300 Kelvin temperature. Find the rate at which electrical energy is to be supplied to the ball to keep its temperature constant. यहाँ पर जनरल क्वेश्चंस पढ़ते वक्त ना सबसे कॉमन गलतियों में से एक होती है कि हम लोग ज्यादा लैंग्वेज के अंदर घुस जाते हैं, है ना। अब ऐसा क्वेश्चन अभी तो ठीक है क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। जनरल क्वेश्चन आएगा तो तुम कंफ्यूज होगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछने पता नहीं क्या ही पूछने वाला है ना, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग चलाना है। रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज टू बी सप्लाइड मतलब बेसिकली पावर की बात कर रहा है। पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब पावर बोल रहा है। तो सिंपल सा फंडा है, पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, dq बाई dt। सही बात है, इसका मतलब ये और कुछ नहीं बल्कि एमिसिव पावर इनटू एरिया है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली एमिसिविटी दी हुई है, इसका मतलब ये जो इमिसिव पावर यूज कर रहा है ये किसका है, किसी और मटेरियल का है। तो हम लोग क्या कर देंगे, ई ऐसे देखो, इमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ई अपॉन ई बी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ई निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल ई इंटू ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंटू एरिया। सही बात है ना, ये लगा दूंगा ना बच्चा, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, ये लगा दिया। अब एमिसिविटी कितना है, 0.33 था ना, हाँ। एमिसिव पावर क्या आएगा, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर भी दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा इंटू टी पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग पावर 4 इंटू एरिया 4 पाए कितना है रेडियस 1 सेंटीमीटर आर स्क्वायर। तो लो भैया वैल्यूज पुट कर देते हैं, 0.3 सिग्मा का वैल्यू कितना है 5.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -8 इंटू गिवन टेम्परेचर 1000 केल्विन है, पावर 4 माइनस 300 केल्विन है ना, 300 पावर 4 इंटू 4 पाए, रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 रेज़्ड टू -2 का स्क्वायर। ये आ गया, तो उस पावर निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम आ जाएगा, वैल्यू कैलकुलेट ही करना है बस, कर दो भैया। 0.3 5.67 को कैसे लिखूंगा मैं, 17/3, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 10 रेज़्ड टू पावर 3 है, उसका पावर 4 मतलब 10 रेज़्ड टू पावर 12, ठीक है, -3 पावर 4 81 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8, सही है, इंटू 4 पाए आर स्क्वायर, तो 10 रेज़्ड टू -4, ये लग गया। कुछ कैलकुलेशन में कुछ कटकुट हो सकता है, मुश्किल ही काम है। 0.3 इंटू 17/3
तो 3 और ये 0.1 कैंसिल करते हैं, छोड़ो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो अभी तक मेरे को क्या मिल गया, 1.7 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻12 और 81 इंटू 10⁻8 में क्या कॉमन निकाल दूंगा, 10⁻8, 10⁻8 कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या बच जाएगा 10⁻4 माइनस 81। तो आंसर नियरली हम निकाल सकते हैं सब कुछ, क्योंकि ये क्या आएगा, ये 10⁻8 और ये 10⁻12 कैंसिल होगा, कितना रह गया -4। सही बात है, 10,000 है ना, 10,000 में से 81 निकालो तो 10,000 के आसपास ही आएगा, राउंड ऑफ तो कर ही सकते हैं, तो काय को इतना परेशान होना है, सिंपल। इसको मैं 10⁻4 में रहने देता हूँ, 10,000 का 10,000 रहने देता हूँ, -81 करता ही नहीं हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे को सीधा आंसर मिल गया 1.7 इंटू 4 इंटू पाई मतलब 3.14, क्योंकि आप लोगों ने ये 10,000 से थोड़ी टर्म कम होनी चाहिए थी, तो मैंने 3.14, चलो 1 यही कर दो यार, छोड़ो काय को इतना कंफ्यूज करना, बस मल्टीप्लाई करो, आपको जो भी आंसर आएगा 21.1 वॉट, दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट्स इट। समझ में आया? गुड। एक और क्वेश्चन लिखते हैं एंड इसको भी ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए एक बार क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, लंबा सा क्वेश्चन है भाई, तो देख लीजिए क्या है। It says a cylindrical rod of 50 centimeter length and having 1 centimeter square cross sectional area is used as a conducting material. Okay, तो नीचे डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें लेंथ ऑफ रॉड ये बीच में जो AB दी हुई है, ये और कुछ नहीं बल्कि रॉड है वो, ठीक है। is used as a conducting material between an ice bath at 0 degrees Celsius and a vacuum chamber at 27 degrees Celsius as shown in the figure. ठीक है, तो वैक्यूम चैम्बर का टेम्परेचर 27 है, आइस बाथ मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे। कहता है एंड ऑफ द रॉड व्हिच इज इनसाइड द वैक्यूम चैम्बर बिहेव्स लाइक अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, नीचे भी अगेन आ रहे हैं, साथ साथ डायग्राम पे दिख जाएगा। वो कहता है एंड ऑफ द रॉड, ये जो मैंने डार्क किया हुआ है बी के साथ, ये और कुछ नहीं, बिहेव्स लाइक अ ब्लैक बॉडी and its temperature is 17 degrees Celsius in steady state. Find the thermal conductivity of the material of the rod and rate at which ice is melting in the ice bath. Okay. So question कैसा है, कुछ इस तरीके का प्रोसेस है। कहता है एक आइस बाथ है और जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, एक वैक्यूम चैम्बर है जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इस स्टेडी स्टेट कंडीशन में आता है, इसका टेम्परेचर उन्होंने 17 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है ब्लैक बॉडी वाले का। ठीक है, तो तभी स्टेडी स्टेट में आएगा जब जितनी हीट अब्सॉर्ब की जा रही है उतनी हीट बाहर भी निकाली जा रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, चलिए समझते हैं। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं, स्टेडी स्टेट तभी आएगा जब रेट ऑफ कंडक्शन थ्रू द रॉड is equal to rate at which rate of heat absorption, ठीक है, by radiation। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए जितनी हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, ठीक है, हीट एब्जॉर्प्शन एंड रेट ऑफ कंडक्शन थ्रू द रॉड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो रेट ऑफ कंडक्शन थ्रू रॉड मतलब dq/dt, जो हम लोगों ने हीट ट्रांसफर में कंडक्टिविटी में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Ka डेल्टा T बाय L इज इक्वल टू सिग्मा A T⁴ माइनस TS⁴, समथिंग लाइक दिस। ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है यहाँ पर। ठीक है, रॉड के थ्रू जितनी कंडक्शन हो रही है वो इज इक्वल टू सिग्मा ए, द स्टीफन्स लॉ, रेडिएशन वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखा जाए तो के का वैल्यू निकालना है। एरिया आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था, तो 10⁻⁻4 हो गया। व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज, सी दिस बी पार्ट इज एट 17 डिग्री सेल्सियस एंड द रॉड का दूसरा एंड इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी कितना है, 17 - 0। ठीक है, अब ऑन लेंथ भी दिया हुआ 0.5,
सिग्मा हम लोग जानते हैं कितना होता है 5.67 into 10⁻⁸। ठीक है, तो एरिया तो कैंसिल ही हो जाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं, उधर दोनों तरफ था तो एरिया कैंसिल हो जाना चाहिए था, बट मैंने फिर भी लिख दिया t⁻⁴। अब यहां पर जरा अच्छे से देखेंगे प्लीज, सराउंडिंग कितनी है 273 केल्विन, नहीं सॉरी 27 है, आई एम सो सॉरी, 27 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 300 केल्विन है, और इसका टेम्परेचर कितना है 290 केल्विन। ठीक है, तो जो भी हीट रेडिएशन होनी है वो सराउंडिंग और सरफेस के बीच में होनी है। इसका मतलब हम लोग इसको चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 300 केल्विन का पावर 4 माइनस 290 पावर 4। कैलकुलेशन बहुत टफ होने वाली है, एनी हाउ कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। एरिया एरिया कैंसिल, के का वैल्यू क्या हो जाएगा 5.6, मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा आपको, 5.67 into 10⁻⁸ इंटू यहाँ पर देखा जाए तो मैं 10⁸ यहाँ पे बाहर निकाल दूं तो 3⁻⁴ माइनस 2.9⁻⁴ आ जाएगा। Am I right? ठीक है, फोर्थ पावर ले ली मैंने ताकि 10⁸ कैंसिल कर सकूं, और इंटू 0.5/17। अब मैंने आपको बताया था ये और कुछ नहीं, 5.67 को हम 17/3 भी लिख सकते हैं। कैलकुलेशन का मैं डायरेक्ट कंक्लूजन आपको निकाल के दे रहा हूं, द आंसर आफ्टर पोस्ट कैलकुलेशन कम्स अप एज 1.713 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि के का वैल्यू निकालना हम लोगों ने। ठीक है, ये मैंने स्मॉल के का वैल्यू निकाला है यूजिंग दी अबव कैलकुलेशन। एक बार मुझे के पता है तो अब मुझे क्या निकालने को बोला गया था, फाइंड थर्मल कंडक्टिविटी ना, फाइंड थर्मल कंडक्टिविटी, वो हम लोगों ने निकाल दिया रॉड का। अब वो कहता है रेट एट विच हीट आइस इज मेल्टिंग इन द आइस बाथ, तो के पता है आपको, जिस हीट की वजह से देखो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस से हीट जो है वो आगे की तरफ मूव ऑन कर रही है, आगे की तरफ चल रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आसपास का टेम्परेचर वो मेल्ट होनी चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग dq/dt का फॉर्मूला वो यूज कर चुके हैं, दैट इज Ka डेल्टा T/L। अब dq की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ml/dt is equal to Ka delta T/L, so dm/dt into length is equal to K का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, सॉरी K का वैल्यू कितना 1.713, एरिया 10⁻⁴, 17 0.5 हो गया काम। dm/dt का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.713 into 17 into 10⁻⁴ upon 0.5 into 3.35 into 10⁵। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन को, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, मैं फाइनल आंसर फिर से लिख देता हूँ 1.74 into 10⁻⁸ kg/s। आप सॉल्व करेंगे आपको ये आंसर आएगा। दिस इज हाउ वी आर गोना सॉल्व दीस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, आई होप समझ में आया। बेसिकली मैंने स्टेडी स्टेट का मतलब होता है जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो उतना हीट निकालते जाओ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंस चेंबर का वैक्यूम चेंबर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा था, ठीक है, तो वहां से हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, और कंडक्शन होगा तो फिर क्या होगा 17 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस में भी क्या होगा, हीट जो है यहां से आगे ट्रैवल करेगी। तो जितनी रेडिएशन में हीट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उतना ही आप आगे भी निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से आइस बाथ जो है मेल्ट होने लग जाएगा। मैंने वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज किया और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया।